Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start significance of meiosis. Significance of meiosis के हवाले से बेटे August Weizmann, he was a German biologist. He in 1890 he stated that meiosis is not only necessary for the maintenance of chromosomal number constant in the next generation, but is also important for the production of variations in the next generation. दो बातें अगस्ट वीजमैन ने बताई कि मियोसिस एक तो अगली जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन करती है, कांस्टेंट रखती है, सेम रखती है, और साथ ही मियोसिस प्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन में वेरिएशन भी पैदा करती है। तो हमने बेटे पहले माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस में भी हमने बताया था कि माइटोसिस मेंटेन्स द क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बॉडी के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद को माइटोसिस मेंटेन रखती है। तो उसमें आपको पता है कि माइटोसिस कब होती है कि जब जाइगोट बन जाते हैं। जाइगोट के अंदर फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स को लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 46 chromosomes are present in the zygote. Then mitosis starts from the zygote and ultimately the whole body is produced and the young ones are produced. Those young ones, they after repeated divisions, after repeated mitosis, that takes the form of adult individual. तो उसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स, ये हमने पहले ही बात की थी कि सोमैटिक सेल्स होते हैं। जाइगोट से लेकर पूरी बॉडी के अंदर माइटोसिस होती है और वही 46 नंबर जो जाइगोट में बना था वही मेंटेन रहता है। तो माइटोसिस तो बॉडी के अंदर मेंटेन करती है क्रोमोसोम्स की तादाद को, लेकिन मियोसिस में हम जो बता रहे हैं कि अगस्ट वीजमैन ने बताया, दो इसके मेन पॉइंट्स बताए कि एक तो पॉइंट ये है कि meiosis maintains the chromosome number in next generation. नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन करती है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया कि इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन, प्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो these are the main 2 points कि एक मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन दैट इज मेंटेन्ड बाय मियोसिस, सेकंड इज प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब हम इन 2 पॉइंट्स को बेटे वन बाय वन वी विल डिस्कस दीज 2 पॉइंट्स इन डिटेल। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ chromosome number in the next generation. In the next generation. Maintenance of chromosomal number in the next generation. इसमें बेटे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि meiosis is very necessary for the process of sexual reproduction. Sexual reproduction में sex cells, gametes are involved, and those gametes they combine to form the zygote, and those gametes are produced by the process of meiosis. That's why meiosis is necessary for sexual reproduction. तो इसमें हम एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ
ह्यूमन बींग्स एंड इन प्लांट्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर बेटे, इन ह्यूमंस के अंदर क्या होता है कि असल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर, they are ovaries, testes and ovaries, testes and ovaries, testes and ovaries, these are collectively called gonads। गोनेड्स कहलाते हैं बेटे ये। तो गोनेड में गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरीज होते हैं। इन द टेस्टिस एंड ओवरीज द जर्म लाइन सेल्स आर प्रेजेंट। जर्म लाइन सेल्स और गैमेट मदर सेल्स भी कह देते हैं इनको, गैमेट मदर सेल्स। तो जर्म लाइन सेल्स और गैमेट मदर सेल्स आर प्रेजेंट इन reproductive organs, testes and ovaries, and in these germline cells the meiosis takes place। यहाँ पर ये मैं थोड़ी बोल्ड राइटिंग में बेटे लिख रहा हूँ क्योंकि इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मियोसिस होती है यहाँ पे, मियोसिस टेक्स प्लेस हेयर। तो जर्मलाइन ओवरीज के अंदर, टेस्टिस के अंदर तो स्पर्म्स बनते हैं और ओवरी से एग्स बनते हैं। ओवरीज के अंदर जर्मलाइन सेल्स के अंदर प्रोसेस ऑफ मियोसिस होता है एंड एज अ रिजल्ट स्पर्म्स एंड ओवरीज के अंदर एग्स बन जाते हैं और स्पर्म्स के अंदर टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनते हैं एंड दे आर हैप्लॉइड। ये जो जर्मलाइन सेल्स होते हैं दे आर डिप्लॉइड, ये डिप्लॉइड होते हैं बेटे, हैविंग फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, दे आर हैप्लॉइड, half number of chromosomes। eggs are formed, they are also haploid, half number of chromosomes। तो हाफ नंबर कितना है 23। सिमिलरली स्पर्म्स बनते हैं, उनके अंदर भी क्रोमोसोम्स की तादाद 23 बन जाती है। when these eggs and sperms combine together then zygote is formed। zygote is diploid and that has 46 number of chromosomes। तो अब यहाँ पर बेटे आप देख रहे हैं कि मियोसिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। मियोसिस ने मेन रोल प्ले किया और उसमें मियोसिस के ज़रिए से स्पर्म्स और एग्स बन जाते हैं एंड दीज स्पर्म्स एंड एग्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर zygote is formed। zygote is the first cell of the new individual and this zygote after repeated twins then forms the new individual। तो एक जनरेशन से ये टेस्टिस एंड ओवरीज, ये पेरेंटल जनरेशन है, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। वहाँ से अब ये जो जाइगोट बन गया ये सेकंड जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम्स की तादाद को मेंटेन करने में मियोसिस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो ये तो हमने ह्यूमंस की बात की है बेटे। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं। इन प्लांट्स, पौधों के अंदर, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स 2 जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर। पौधों में 2 जनरेशंस बेटे चलती हैं। एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, स्पोरोफाइट, और एक गैमेटोफाइट, दिस इज डिप्लॉइड जनरेशन। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स बाय मियोसिस। इसके अंदर ये भी मैं मियोसिस को थोड़ा सा बोल्ड करके लिख रहा हूँ कि इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द क्रोमोसोमल नंबर कांस्टेंट इन द नेक्स्ट जनरेशन। स्पोर्स आर फॉर्म्ड, दे आर हैप्लॉइड, स्पोर्स बन जाते हैं, स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड these spores then give rise to the gametophyte generation। ये आगे gametophyte मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट।
gametophyte is formed. This is again haploid generation. From the male, haploid sperms are formed. Sperms haploid, और फीमेल से इसी तरह से फीमेल से एग बन जाते हैं. दे आर अगेन हैप्लॉइड, एंड दीज टू व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म zygote. That is 2n, that is diploid. Zygote then give rise to the sporophyte again. तो अब हम बेटे यहाँ पे बता रहे हैं पौधों के अंदर कि इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स 2 जनरेशंस अल्टरनेट विद ईच अदर. एक स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और एक गेमेटोफाइट जनरेशन होती है. स्पोरोफाइट जनरेशन इज द मेन डोमिनेंट इंडिपेंडेंट डिप्लॉइड जनरेशन. जो पौधा होता है पूरा वो स्पोरोफाइट कहलाता है. उस स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है. आमतौर पर फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर मियोसिस होती है. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्टेमन होता है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और फीमेल पार्ट जो कार्पल कहलाता है, इन दैट कार्पल द एग्स आर प्रोड्यूस्ड, द मैक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. तो वो स्पोर्स दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस. मियोसिस के ज़रिए से स्पोर्स बनते हैं. अब स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, एंड दीज स्पोर्स देन इन दीज स्पोर्स माइटोसिस टेक्स प्लेस एंड दे गिव राइज टू द गैमेटोफाइट जनरेशन. इनके अंदर माइटोसिस होती है और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं. फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में फिर यहाँ पर भी माइटोसिस होती है, एंड अल्टीमेटली माइटोसिस से मेल गैमेट के अंदर स्पर्म, हैप्लॉइड स्पर्म, एंड इन फीमेल गैमेट हैप्लॉइड एग्स आर फॉर्म्ड. These are so the gametes are produced, and these gametes then combine together and form the zygote again. zygote अब ये सारा फीमेल पार्ट के अंदर, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होता है वहाँ पे zygote बन जाते हैं. zygote after repeated divisions forms the embryo. Then ovule forms the seed and ovary ripens to form the fruit. तो zygote से एम्ब्रियो बनते हैं और वो सीड के अंदर होते हैं. सीड से फिर नया स्पोरोफाइट मेन प्लांट बन जाता है. तो इस तरह से 2 जनरेशंस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स. लाइफ साइकिल में 2 जनरेशंस होती हैं. एक स्पोरोफाइट, पौधा पूरा. तो दिस इज डोमिनेंट जनरेशन, इंडिपेंडेंट जनरेशन, जो अपनी लाइफ खुद गुजारता है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है. और जो ये डोमिनेंट होता है, इट प्रोड्यूसेस स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस द गैमेटोफाइट, एंड गैमेटोफाइट अगेन प्रोड्यूसेस द स्पोरोफाइट. दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. These 2 generations they alternate with each other. Okay, sporophyte produces the gametophyte and gametophyte produces the sporophyte again. This is called alternation of generation. So in plants, meiosis plays an important role and produces the spores. By the process of meiosis, the haploid spores are formed, and this meiosis maintains the chromosomal number constant in the नेक्स्ट जनरेशन. हम कैसे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे स्पोरोफाइट लेते हैं मैंगो के अंदर बेटे 40 क्रोमोसोम्स होती हैं सेल्स के अंदर. तो 40 क्रोमोसोम जब ये बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स के अंदर 20 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. गैमेटोफाइट बनते हैं तो उनके अंदर भी हैप्लॉइड हैं, 20 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. तो 20 क्रोमोसोम हैप्लॉइड जब स्पर्म और एग बनते हैं तो 20 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं. And these 20 when combined together in the zygote they form the 40 chromosomes in the zygote. तो zygote के अंदर 40 क्रोमोसोम चले जाते हैं. तो ये zygote then give rise to the sporophyte. तो ये था बेटे. तो इस तरह से meiosis maintains the chromosomal number constant
in the next generation. आगे हम पढ़ते हैं बेटे, meiosis produces variations in the next generation. वेरिएशंस भी पैदा करती है अगली जनरेशन के अंदर म्यूसिस। तो वो कैसे पैदा करती है कि ड्यूरिंग म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर, प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या होता है कि आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, जो दो पेयर बने होते हैं उनके ये आपस में दे एक्सचेंज देयर पार्ट्स, दे एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, and as a result of this crossing over, then the resulting gametes formed are they have variations in their genetic makeup. उनके genetic makeup के अंदर variations आ जाती हैं। gametes जो बनते हैं, meiosis में gametes बनते हैं, crossing over हुआ, और जब gametes बनते हैं तो गैमेट्स के अंदर उनका जेनेटिक मेकअप के अंदर वेरिएशंस होती हैं। व्हेन दोज गैमेट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द ज़ाइगोट। दैट ज़ाइगोट हैज़ द जेनेटिक मेकअप विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट्स। वो दोनों पेरेंट्स से, फादर एंड मदर दोनों से ही जेनेटिक मेकअप ज़ाइगोट का डिफरेंट होता है। जब जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, then ultimately what happens कि variations appear in the next generation. ज़ाइगोट ने नई जनरेशन बनानी है तो ज़ाइगोट ने नई जनरेशन बनानी है और उसके अंदर जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, और जब जेनेटिक मेकअप चेंज हो गया तो उससे अब वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस को हम बेटे डिवाइड करते हैं टू देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। एक फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं, इधर मैं लिखता हूँ कि वेरिएशंस, एक फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। तो फेवरेबल वेरिएशंस को बेनिफिशियल वेरिएशंस भी कह देते हैं, और अनफेवरेबल वेरिएशन जो होती हैं उनको हार्मफुल वेरिएशन भी कह देते हैं। तो वेरिएशन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि वेरिएशंस आर द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज आ जाना। तो अब ये फेवरेबल और अनफेवरेबल वेरिएशंस होती हैं। तो फेवरेबल वेरिएशन दे हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू अडेप्ट इन द इन्वायरमेंट। अडेप्ट होता है एडजस्ट कर जाना, कि वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं फेवरेबल वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिज्म, और जो अनफेवरेबल वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आगे अडेप्ट नहीं कर पाते, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते रहते हैं। तो फेवरेबल वेरिएशंस ये अडेप्ट करते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस, दे लिव सक्सेसफुली, दे रिप्रोड्यूस एंड दे कंटिन्यू देयर रेस। वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते रहते हैं। असल में होता क्या है बेटे कि फेवरेबल वेरिएशंस के में दीज वेरिएशंस, फेवरेबल वेरिएशंस आर सिलेक्टेड फॉर दीज आर सिलेक्टेड फॉर देयर ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसमिशन के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं कि ये सिलेक्ट हो गई हैं और इन्होंने अगली नस्ल के अंदर ट्रांसमिट होना है, और नेचर इनको सिलेक्ट करती है। तो अल्टीमेटली फेवरेबल वेरिएशंस बिकम मोर कॉमन इन द सक्सेसिव जनरेशंस, और जो अनफेवरेबल वेरिएशंस होती हैं दे आर सिलेक्टेड अगेंस्ट देयर ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये अगली जनरेशन में ट्रांसमिशन के लिए ऐसे सिलेक्ट होती हैं कि ये ट्रांसमिट ना हो। तो इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता अनफेवरेबल वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिजम्स वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते रहते हैं, और जो फेवरेबल वेरिएशंस वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनकी आगे रिप्रोडक्शन होती रहती है एंड दे कंटिन्यू देयर रेस। तो एक जनरेशन में जब भी ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं बेटे, तो उसमें वेरिड नेचर से वेरिएशन से ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं।
तो जो फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो आगे चलती रहती हैं, वो सिलेक्ट हो जाती हैं, वो फिट होती हैं, तो वो सर्वाइव करती हैं, और जो फेवरेबल वेरिएशन नहीं होती वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती रहती हैं। इसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो फिट नहीं होते वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो हमने इसके वेरिएशंस के बारे में बेटे कि मियोसिस प्रोड्यूसेस वेरिएशन इन द नेक्स्ट जनरेशन। उसके बाद एक छोटा सा साथ एरर्स का बताया हुआ है कि एरर्स में, मियोसिस में एरर्स अगर हो जाएं तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। कि हमने बेटे मियोसिस का पढ़ा था, तो मियोसिस में एक फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है और एक सेकंड मियोटिक डिवीजन है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम ने पेयर बनाए होते हैं। तो एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम दे सेपरेट, एंड इन मियोसिस सेकंड एनाफेज 2 में जो क्रोमेटिड्स होते हैं, या उनको सिस्टर क्रोमोसोम्स भी कह देते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम्स दे सेपरेट। तो एनाफेज में सेपरेशन होना होती है। इफ़ दैट सेपरेशन इज़ नॉर्मल, that is called disjunction. If that separation is not normal, अगर वो इक्वली सेपरेट ना हो, एक पूरा पेयर, पूरा क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम एक ही तरफ चले जाएं, तो what happens then? तो फिर दो तरह के गैमेट्स बेटे बनते हैं। एक अगर फॉर एग्जांपल ये एग्स बन रहे हैं, एग्स में या वो इंस्टेड ऑफ 23 एक तरफ पूरा पेयर चला गया तो वो 24 वाला गैमेट बन जाएगा, और जिसमें से जिस तरफ से दोनों क्रोमोसोम चले गए तो वो गैमेट 22 क्रोमोसोम्स वाला बन जाता है। व्हेन these gametes, abnormal gametes, when combined with the normal gametes, normal sperm, अगर ये नॉर्मल के साथ मिलते हैं, नॉर्मल तो 23 वाला होता है, जब ये नॉर्मल के साथ मिलते हैं तो अल्टीमेटली 47 और 45 क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड। 47 या 45 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो ये एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपीयर इन द zygote, and as a result abnormalities occur in the organisms. उसमें फिर या तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है, या मेल और फीमेल के करेक्टर्स आ जाते हैं। तो ये एक एक करेक्टर नहीं होता, इसके अंदर पूरा सिंड्रोम है, बहुत सी सिम्टम्स होती हैं। तो ये पूरा टॉपिक है कि कौन कौन से क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन डिसजंक्शन होता है, तो कैसे आगे करेक्टर्स अपीयर होते हैं। तो ये आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप यू गॉट इट। ओके, थैंक यू वेरी मच।